अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुहेरा साजिद। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेडीज़ फर्स्ट। हमेशा की तरह हम बहुत ही दबंग और बड़ी पावरफुल लेडीज़ के साथ आज अगेन हाजिर हैं इस प्रोग्राम की न्यू एपिसोड के साथ। तो सबसे पहले आपका तारुफ करवाती हूँ, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम हमें ऑलरेडी शॉर्ट लगता है जब हम लेडीज़ इतनी बातें करती हैं। तो जल्दी से हम चलती हैं अपनी फर्स्ट गेस्ट की तरफ। माशाल्लाह इतनी फील्ड्स में काम कर रही हैं, डिफरेंट प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड हैं, आर्किटेक्ट हैं, एज अ पॉलिटिशियन काम कर रही हैं, पीटीआई के साथ इनका ताल्लुक है, देन पोइटेस हैं। ये बड़े मज़े का कम्बो है। इसके अलावा वो एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी काम कर रही हैं और स्पेशली वर्किंग लेडीज़ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम कर रही हैं। तो हम वेलकम करते हैं सुमेरा आबिद साहिबा को। वार्मली वेलकम जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ हैं, सिंगर हैं हमारे साथ, जिनको स्टडी ग्लोबल यूके ने अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में उन्होंने उनको सिलेक्ट किया है। तो वार्मली वेलकम करते हैं मायरा रुबेल को। वार्मली वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। मायरा से तो हम सुरीली सी गुफ्तगू करेंगे, पर उससे पहले जो इतने मज़े के कम्बिनेशन है डिफरेंट प्रोफेशंस का, तो हम जल्दी से चलते हैं सुमेरा आपा की तरफ। मैं अभी यही कह रही थी कि मुझे उनको आपा कहने की आदत है और मेरे मुँह से बार बार यही निकलेगा कि मैं उनको, बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी इतनी सॉफ्ट स्पोकन है वो, और इतने ज़्यादा प्रोफेशन में काम करने के बावजूद उनसे जब भी बात करेंगे ना, बड़ा ही इतना पोलाइट सा आंसर आएगा कि हम खुद पुरसकून हो जाएंगे। तो हम पहले आपा से बात करते हैं। आपा, एक तो सबसे पहली बात सब लेडीज़ के लिए मैं पूछना चाहूँगी कि आप इतने प्रोफेशन में काम करते हुए भी इतनी पोलाइट कैसे हैं? बस देखिए कि जब आप ये सोच लें कि आपको जो भी मिला है वो अल्लाह की अता है, और एक लम्हा जो है इस लम्हे के आगे वो आपके इख्तियार में नहीं है, तो मेरे ख़्याल में आपको हम्बलनेस जो है वो ख़ुद ही आपका हिस्सा बन जाती है। क्योंकि सच में इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता, ये सब वाकई अल्लाह की अता होती है और हमें ये सोचना चाहिए। क्योंकि सरकशी जो है वो किसी तौर भी अल्लाह के सामने रवा नहीं है, और तकब्बुर है जो आपके इल्म को भी चुटला देता है, और तकब्बुर है जो शिर्क तक ले जाता है। बेशक। आप बताइए, आप इतने जो प्रोफेशंस हैं, मैंने अभी यहाँ पे अनाउंस किया, आपके बारे में बताया, सबसे पहले जो आपका एज अ वर्किंग लेडी स्टार्ट था वो किस प्रोफेशन से था? जी, मैं ऑफ कोर्स मैं बतौर आर्किटेक्ट मैंने अपनी तरबियत हासिल की है, तालीम हासिल की है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से 5 इयर्स हमारा जो ग्रेजुएशन होता है वो किया है। उसके बाद मैंने फील्ड में जॉब की पहले, फिर उसके बाद मैंने अपना डिज़ाइन ऑफिस स्टार्ट किया। अपने डिज़ाइन ऑफिस में जो है मैं पिछले 20 साल से काम कर रही हूँ, और इंटीरियर्स भी करती हूँ, और डिज़ाइन में जो है बहुत सारे घर किए हैं, बैंक्वेट हॉल्स किए हैं, हॉस्पिटल्स किए हैं, और मतलब मैं अपने प्रोफेशन को बहुत इन्जॉय करती हूँ। और मेरे प्रोफेशन की कामयाबी की दलील ये है कि मेरे दोनों बच्चों ने इस एनवायरनमेंट में वो परवान चढ़ेंगे, दोनों ने इसी फील्ड को ऑप्ट किया है, और दोनों, बेटी माशाल्लाह आर्किटेक्ट बन गई है और बेटा फाइनल ईयर में है। माशाल्लाह। तो आपा, ये ऐसा पॉलिटिशियन, क्योंकि आपकी अंदाज में जितनी शगुफ्तगी है, इतने प्रोफेशन में काम करने के बाद लेडीज़ मोस्टली मैंने देखा है कि इवन हाउस वाइफ भी इरिटेट हो जाती हैं। आप किस तरह से मैनेज करती हैं इन सब प्रोफेशंस को? देखिए, असल में इस्लाम एक इतना मुकम्मल दीन है जिसने हमें ना ज़िंदगी का हर शोबा, हर वक्त गुजारने के लिए ना हमारे अमल मुतय्यन कर दिए हैं। जब हमें बताया गया है कि हमने अपनी आवाज़ को कैसे रखना है, किसी के साथ कैसे बिहेव करना है, और ख़ास तौर पे हमें किसी के साथ ऐसे बिहेव करना है कि हमें अगले लम्हे रिग्रेट ना हो। तो अगर आप रिग्रेट से बचना चाहते हैं, आपको पता है ज़िंदगी में इंसान जो है, अगर कहीं डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह जो है कहते हैं रिग्रेट्स होते हैं। तो अगर आप रिग्रेट से बचना चाहते हैं तो किसी के साथ आप वो करें जो वो आपको पॉजिटिव याद रखे, और आपको जो है अपने किए पे परेशानी ना हो। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी है, बहुत बड़ी टिप है। मैं समझती हूँ उससे तो ज़िंदगी अपनी भी आसान होगी और बाकी सबकी भी आसान होगी। यहाँ से चलते हैं मायरा की तरफ। मायरा, बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू। आपको स्टडी ग्लोबल यूके ने अपना एम्बेसडर सेलेक्ट किया है। पहले तो इसके बारे में बताइए। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूज़िक वीडियो भी रिलीज़ किया है, और थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं, ये कोरोना का जो भी पीरियड चल रहा था, तो उसके बाद जैसे जैसे फिर जाहिर सी बात, आप थोड़ा एक्टिव होते हैं काम में, आपका जो है आप नज़र आ रहे होते हो, तो फिर एवरीवन वांट्स टू बी
attached with you. So they are very nice people and they are doing a very good job as well at the moment. और ये सारा study से related है, like all the students who wants to go outside from Pakistan, so they just contact me and they just talk like all the details. मायरा के तो आजकल हम देख रहे हैं इसका जो न्यू सॉन्ग कवर किया मायरा ने, इतनी मज़े की लुक्स दे दे के मायरा ने वो सारा शूट किया, वो एक एक्सपीरियंस बताइए। मैं एक्चुअली ऑल द वे जब से मैं सिंगिंग कर रही हूँ, जब से मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया है, मुझे बहुत हेजिटेशन थी लाइक वीडियो सॉन्ग की। लाइक हमेशा सब मुझसे पूछते थे कि आपने वीडियो नहीं किया, आपने वीडियो नहीं किया, और मुझे बस यही लगता था कि आई डोंट नो, अगर मैं वीडियो करूँगी तो पता नहीं कैसी लुक्स आएंगी, कैसा लगूंगी, किस तरह से वो चीज़ होगी, बड़ी हेजिटेशन थी। देन मतलब सडनली मुझे इन्होंने अप्रोच किया, ये हैं अलग रिकॉर्ड की तरफ से उन्होंने बनाया है, और उन्होंने कहा कि आप करें। मैंने कहा चलें, डर के आगे जीत है, तो मैंने कहा चले इसको करते हैं गो थ्रू, और मैंने वो उसको सारा शूट किया। वाइल रिकॉर्डिंग जो एक्सपीरियंस था वो भी बहुत अच्छा था, बिकॉज दे आर जस्ट लाइक अ फैमिली, और टीम बहुत अच्छी थी, तो फाइनली इट वेंट गो। अच्छा, जो कवर सॉन्ग होता है, किसी भी सिंगर का जो कवर सॉन्ग होता है किसी के लिए गाना बहुत मुश्किल, बिकॉज सबके माइंड में ऑलरेडी वो इमेज होता है कि ओरिजिनल सॉन्ग ये था। बिल्कुल, जब भी कवर आता है सब उसको उससे कंपेयर करते हैं कि ये ओरिजिनल है, ये कवर। ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा? ऐसी सिचुएशन का सामना इस तरह से अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन मतलब आप पर्सनली भी उस चीज़ को, ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन ही आपको कहेगा कि आप किस तरह से मतलब आपको कंपेयर कर रहे हैं, बट पर्सनली भी आप पे ये प्रेशर होता है कि एक सॉन्ग ऑलरेडी जो हिट है, लोगों ने उसको सुना हुआ है, अप्रिशिएट किया हुआ है, मतलब आप अगर उस वे में जा रहे हो तो आप किस तरह से उसको कन्वे कर रहे हो, तो ये आपके ऊपर भी इस तरह की जो चीज़ होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है कि पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, हाँ, क्या रिएक्शन होगा। समटाइम ऑब्वियसली आजकल जो सिचुएशन चल रही है उसमें आपको नेगेटिव पॉइंट्स मतलब वो सारी आती है, पॉजिटिव भी होता है, बट आई थिंक अगर आप जस्ट पॉजिटिव पे फोकस करें सो दैट्स फाइन, नेगेटिव को आप इग्नोर करें और कोशिश करें कि बस आप मतलब बेहतर से बेहतर कर सकें। बट जो कंपैरिजन होता है वो तो ऑब्वियसली अगर एक मास्टरपीस है और किसी ने उसको मतलब थोड़ा सा करने की कोशिश की है तो कहीं ना कहीं वो 100% तो नहीं होता, बट समहाउ लाइक अराउंड द कॉर्नर लगता है कि वो एक डिफरेंट फ्लेवर आ गया, वो जो सेम टोन है, सेम कंपोजिशन है, एक बड़े डिफरेंट फ्लेवर के साथ। अभी जो हम बात कर रहे थे कि सबका रिएक्शन, अब सोशल मीडिया ने बहुत फास्ट कर दिया। पहले तो जस्ट जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, टीवी पे सब देखते थे, तो आवाम के कमेंट्स इतने जल्दी नहीं आते थे। आपा इस बारे में आप क्या कहेंगी? आप एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, देन आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और मैं ये समझती हूँ कि पोइटेस जो आपकी साइड है वो इतनी ज़्यादा जल्दी लोग उसको उस तरह से उस पर रिएक्ट नहीं करते होंगे जितना ज़्यादा जल्दी एज अ पॉलिटिकल पर्सन और देन एज अ सोशल एक्टिविस्ट वो जल्दी से किया जाता है। आप इस सिचुएशन को किस तरह से डील करती हैं जबकि सोशल मीडिया का दौर है और रिएक्शन बड़ी जल्दी आता है आवाम का? शायरी या अदब जो है वो आपके इनर सेल्फ के लिए होता है। बुनियादी तौर पे मैं इसलिए लिखती हूँ कि मैं अपने अंदर को एक्सप्रेस कर सकूँ, अपने अंदर का इजहार जो है वो एक खूबसूरत अल्फाज में मैं पेश कर सकूँ। लेकिन अगर जो है वो दुनिया के सामने नहीं भी जाता, आई डोंट माइंड। लेकिन जो पॉलिटिकल साइड है, पॉलिटिक्स मैंने इसलिए ज्वाइन की कि मैं अपने वतन को चेंज करना चाहती थी। देखिए अभी मायरा ने बात की कि जो बच्चे जो हैं वो बाहर जाके स्टडी करना चाहते हैं। मुझे 20 साल पहले, 25 साल पहले मौका मिला कि हम लोग कनाडा में सेटल हो जाएं, लेकिन जो है मैंने इनकार किया, इसलिए कि अगर जो है हम सारा ब्रेन ड्रेन कर देंगे तो पाकिस्तान का क्या बनेगा। मैं समझती हूँ कि जो गलतियाँ यहाँ पे, जो खामियाँ कही जाती हैं कि यहाँ जो खराबियाँ हैं, अगर मैं उनको दूर करने के लिए आगे नहीं बढ़ूँगी तो कौन बढ़ेगा। मुझे नहीं पता कि मेरी जद्दोजहद कितनी कामयाब होती है, लेकिन मुझसे सवाल जो है वो मेरी जद्दोजहद का होना है, नताइज का नहीं। इसलिए मैं नताइज से बेपरवाह होकर अपने मुल्क की बेहतरी के लिए पॉलिटिक्स भी कर रही हूँ और सोशल वर्क भी कर रही हूँ, ताकि हम इन खराबियों को दूर करने में उतना हिस्सा तो डाल सकें जितना इब्राहिम की आग को बुझाने के लिए चिड़िया ने चोंच पे पानी लेके डाला था। तो मैं वो हिस्सा डालने के लिए, अब जाहिर है जो चीज़ मैंने दुनिया के लिए, जो एक्सट्रोवर्ट मेरी साइड है,
सियासत या जो सोशल वर्क है नेचुरली वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा नज़र आएगी। और क्योंकि पोइट्री मैंने अपने लिए इख्तियार की है इसलिए मैं आम तौर पे उसे सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करती हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर सोच रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं बहुत साल हो गए और अब किताब आनी चाहिए, तो मैं किताब पे काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह वो ज़रूर आ जाएगी। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो आप आगे किताब आने वाली है, मुझे तो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है आपकी उस सब जो है पोइट्री का, बिकॉज बिट्स एंड पीसेस में तो हम सुनते ही रहे हैं, दिखते भी रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पे मायरा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। अभी हम बात कर रहे थे, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग की अपने कवर सॉन्ग की। कितना इम्पोर्टेंट है आजकल गाने को दिखाना, और आपके पास वो एक्सपीरियंस भी है कि जब आपने कवर सॉन्ग की वीडियो नहीं की थी तब क्या रिएक्शन था सबका, और अब क्या रिएक्शन? नो डाउट कि आजकल जो है वो गाना सुनवाने से जो दिखाना है वो भी आजकल बड़ा मैटर करता है। तो जब मैंने जस्ट ऑडियोज़ किए थे तो उसमें यही होता था कि एवरीवन जस्ट आस्किंग कि आपका वीडियो सॉन्ग नहीं है, आप वीडियो शेयर करें, या वी वांट टू लाइक शो इट समवेयर। तो उसमें यही था कि अभी जब मतलब वीडियो सॉन्ग किया है, सो एवरीवन जस्ट लाइक के अच्छा आपने नया सॉन्ग किया है, ओके वीडियो शेयर करें। लाइक देयर इज़ अ बिग डिफरेंस कि अगर आप सॉन्ग करते हैं तो लोग आपसे ये नहीं कहते कि अच्छा ठीक है आप हमें अपना ऑडियो सेंड करें, ओके आप वीडियो शेयर करें। सो देर इज़ अ बिग डिफरेंस कि आजकल लोग सुनने से ज़्यादा जो है वो देखने का भी उतना ही उनको मतलब वो होता है कि मतलब इस चीज़ को हम देखें कि किस तरह से कन्वे किया है, जिसमें आपके एक्सप्रेशंस एंड म्यूज़िक एंड ईच एंड एवरीथिंग काउंट्स अलॉट। जो कि मतलब आई मस्ट से कि मैं आई एम नॉट दैट मच गुड इन एक्सप्रेशंस, या शायद मतलब टाइम से आपके वो चीज़ इम्प्रूव होती है, बट वीडियो ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। सो अभी बस ये डिफरेंस है कि अगर मुझे कोई कहता है कि अच्छा आप अपना म्यूजिक शेयर करें तो आई लाइक शेयर माय वीडियो एज वीडियो। ये मैंने भी देखा कि ये बहुत ज़्यादा एक मेजर डिफरेंस आ गया कि अब सिर्फ गाना सुना नहीं देखा जाता है। और माशाल्लाह एक्सप्रेशन की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, मायरा का सॉन्ग देख सकते हैं कवर, क्या एक्सप्रेशंस दिए हैं मायरा ने। मैं तो सजेस्ट कर रही थी कि इनको तो एक्टिंग में भी आना चाहिए। एक्टिंग मैंने थोड़ी बहुत की थी, लाइक वो भी शायद थोड़े जो एक्सप्रेशंस निकले हैं वो शायद वो एक्टिंग का थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस था उसी की वजह से है। ये आर्ट की डिफरेंट फील्ड है ना। देखिए हम, आप जैसे सिंगर हैं, आप पोइटेस हैं, और जो एक्टर्स हैं वो जो इमेजिन करती हैं एक्चुअली उसी को ही सबके सामने लेके आ रहे हैं, उसी को कन्वे करें। अब आपके अंदर जो पोइटेस है, आपने कब फील की फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और आपने सोचा कि अब जो है ये लिखना चाहिए? मैं शौक़ से पढ़ती थी शायरी भी, और उर्दू से मुझे बहुत शगफ था। मैं हालांकि मेरा फील्ड का तकाजा ये है कि मैं ज़्यादा शायद इंग्लिश में बात करूं, शायद लोग इम्प्रेस भी इसी से होते हैं, लेकिन मुझे उर्दू से हकीकतन बहुत मोहब्बत है। मैंने शुरू से जो है उर्दू पढ़नी, बल्कि शायद हैरान होंगे आप कि मैं 6 साल की उम्र में नसीम जाजी को पढ़ रही थी। तो वाह जब आप इस एज में नसीम जाजी को पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर जाहिर है आपकी उर्दू जो है और तरह से डेवलप होती है। लेकिन जब मैं मैट्रिक में थी तो मेरी एक क्लास फेलो ने कुछ नज़में लिखी और मेरी उर्दू की टीचर ने बड़ी तारीफ़ की उनकी सुन के, और उनकी तारीफ़ जिस पे मुझे लगता था कि सिर्फ मेरा हक है, तो मुझे लगा कि मुझसे छिन गई है, और मैंने उसी दिन बहुत सारी नज़में लिख दी। अच्छा देखिए, इन्होंने अपनी उस चीज़ को, उस पॉइंट को कितना पॉजिटिवली यूज़ किया, वरना समटाइम डिस्करेज हो जाते हैं कि अच्छा ये नहीं हो सकता, या हम इस तरह से डिस्करेज किया गया है। और अच्छा फिर आपसे मैं आपकी हम पोइट्री तो सुनेंगे, स्पेशली जो कि हमारा प्रोग्राम भी जैसे है लेडीज़ फर्स्ट, तो आपा ने लेडीज़ के बारे में भी लिखा हुआ है। पर उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहूँगी जो कि स्पेशली आपा उन लेडीज़ के लिए काम कर रही हैं, उन लेडीज़ के मसाइल हल करने के लिए जो कि वर्किंग लेडीज़ हैं। ये मेरे लिए एक बड़ी डिफरेंट बात थी, बिकॉज जो वर्किंग लेडीज़ होती है समझा जाता है कि ये तो जो इंडिपेंडेंट है इनको तो कोई मसला ही नहीं है। वेरी फर्स्ट टाइम किसी ने फील किया कि हाँ उनके मसले हैं और उसको सॉल्व होने की भी ज़रूरत है। आप इसके बारे में बताइए कि आपने किस तरह से सोचा और देन वर्किंग कैसे की? जी देखिए, असल में हम वर्किंग लेडीज़ को बहुत सारे शोबों में डिफ़ाइन करते हैं। हमारे यहाँ वर्किंग लेडी का मतलब सिर्फ ऑफिस वर्कर नहीं है, वर्किंग लेडी इंडस्ट्रियल वर्कर भी वर्किंग लेडी है। इसी तरह से जो ज़रूरी शोबे में काम कर रही है वो भी वर्किंग लेडी है। आपकी होम मेड्स भी जो हैं वर्किंग लेडीज़ में आती हैं, गो कि उनके लिए कानून साजी अभी हाल ही में हुई है और बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि एक तो हमारे कानून तो जेंडर बायस्ड नहीं हैं, लेकिन लोगों के रवैये जेंडर बायस्ड होते हैं।
जो आप एक खातून को पे करते हैं। ख़वातीन ने ये चीज़ बड़ी मुश्किल से हासिल की कि लोग जो है ख़वातीन को उनकी मैटरनिटी लीव्स की वजह से उनको नौकरी से निकाल देते हैं। जो आप मर्द को पे कर रहे हैं औरत को वो पे नहीं कर रहे होते। आप जो है खातून जब अपना उस बच्चे की वजह से जो है कानून ये कहता है कि उनके लिए नर्सिंग सेंटर्स हों वहाँ पे जहाँ पे उनके बच्चे वो रह सकें, डे केयर सेंटर्स, वो अगर जो हैं वो प्रोवाइड करने पड़े तो वो निकाल देते हैं। तो असल में लोग जो हैं वो खातून को उतना इक्वली एक्टिव टूल ख्याल नहीं करते। वो उनसे काम तो लेना चाहते हैं लेकिन उनको इक्वल बेनिफिट्स देने पर राज़ी नहीं होते हैं। इसी तरह से जो है ख़वातीन का मसला ये भी है कि वो बहुत सारी ख़वातीन अपने हकूक़ से अवेयर नहीं हैं। तो इस अवेयरनेस के लिए हमें काम करना पड़ता है। देखिए बहुत बुनियादी बात है कि आप जब कोई जॉब करते हैं तो आपको जो है आपका जो लेटर मिलता है यानी जिस पर आपके तमाम असूल व ज़वाबित लिखे होते हैं उस जॉब से मुतल्लिका, अगर वो आपके पास मौजूद होगा तो कल को आप अपने राइट के लिए क्लेम कर सकेंगे। अमूमन मर्दों के पास तो ये होता है लेकिन हमारी इंडस्ट्रियल वर्कर की एक बहुत ही थोड़ी तादाद है जिसके को ये इवन पता भी होता है। हम उनकी अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। फिर इसी तरह से हमारे पास जो EOBI हैं, जो मुख्तलिफ लेबर लॉज हैं, उनके बेनिफिट्स जो हैं हमारी वर्किंग लेडीज़ को पता ही नहीं है कि वो उनको किस तरह से रजिस्टर होना है और इन बेनिफिट्स को किस तरह से अपने घर वालों तक पहुँचाना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। देखिए हमारे पास जो शऊर की 3 सतहें होती हैं कि एक तो वो कवानीन जो कि मौजूद नहीं है। हम जो है कानून साझेदारों से रब्ता करते हैं ये बताने के लिए कि आपको ये कवानीन बनाने हैं। फिर इसी तरह से वो कवानीन जो मौजूद हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। मैं तो यही पॉइंट पूछने लगी थी। आपने कहती है कि कानून बन जाता है, अवेयरनेस दे दी जाती है, इम्प्लीमेंटेशन जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे होते उनके लिए हम जाते हैं हुकाम के पास, लेबर डिपार्टमेंट के पास कि सर ये कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो काइंडली इस पर अमल कीजिए। फिर इसी तरह से इसकी तीसरी सतह ये है वो कवानीन जो कि मौजूद हैं उन पर अमल भी हो रहा है लेकिन हक लेने वाले को अपने हक का शऊर नहीं है। तो वो हम फिर उनको अवेयरनेस देते हैं कि आपको अपने इस हक का पता होना चाहिए और इसके लिए काम करना चाहिए। तो हम ये शऊर हम 3 सतहों पर उजागर कर रहे हैं। इसके लिए हम जो हैं वर्कशॉप्स भी करते हैं, उनको जो है ट्रेनिंग सेशंस करते हैं ख़वातीन के साथ। इसी तरह से हम जो हैं NGOs की सतह पे काम करते हैं। फिर मेरा जो एक्स्ट्रा एक जो काम है कि मैं सिर्फ पोइट्री नहीं, मैं प्रोज भी लिखती हूँ तो मैं कॉलम्स लिखती हूँ। इस पर जो है कॉलम्स में जो है ये चीज़ उजागर करती हूँ। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे पास जितने टूल्स हैं हम उनको इस्तेमाल करके वर्किंग वुमेन के हक़ में इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि अब आप देखिए हम आज उस दौर में रह रहे हैं जब हमारी बच्चियां जो हैं वो बच्चों से ज़्यादा तालीम हासिल कर रही हैं, उनसे ज़्यादा पोजीशंस ले रही हैं। तो शहरी ज़िंदगी में शायद 90% लड़कियां आइंदा 10 से 15 सालों में वो फील्ड में मौजूद होंगी। तो जब आपकी बच्चियां जो हैं इतनी बड़ी तादाद में फील्ड में मौजूद होंगी, उन्होंने शादियाँ भी करनी है, उन्होंने बच्चे भी पालने हैं, तो हम जब तक उनके लिए एक फ्रेम स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनाएंगे जिसमें वो अच्छा काम कर सकें तो वो कैसे अपने घरों को मैनेज कर पाएंगी। ये हमारे आज का चैलेंज है और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए हमें आज ही अवेयर होना है और आज ही अवेयर करना है। अगर हम डिले करेंगे तो फिर हमारा जो है फैमिली स्ट्रक्चर उस तरह से ख़राब होगा जैसे कि मगरिब का हो रहा है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ की प्रेपरेशन नहीं की है। अब आप देखिए कि हम बच्चों को ये भी नहीं कह सकते कि आप तालीम हासिल करना छोड़ दें, हम उनको ये भी नहीं कह सकते कि आप जॉब करना छोड़ दें, और अब हम उनको ये भी नहीं कह सकते कि आप घरदारी छोड़ दें। हमें ये सब कुछ साथ लेके चलना है। जैसे मैं खुद घरदारी भी करती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, मैं पॉलिटिक्स भी करती हूँ। ये जो है इन चीज़ों पर जो है ना हमें फोकस करना है कि हम अपना टाइम जो है गैर ज़रूरी बातों में वेस्ट करने की बजाय हम अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव लाइंस पर चलाएं ताकि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मंद बना सकें लोगों के लिए। आपने जो भी बातें की हैं बिल्कुल इससे एग्री के आपको बैलेंस करके चलना है। अभी हम बात कर रहे थे मायरा जो कि लेडीज़ को प्रॉब्लम फेस करना होते हैं। आपको एज अ सिंगर, एज अ लेडी सिंगर, आप जब इस तरह से आई हैं फील्ड में, क्या फेस करना पड़ा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं फेस करने के लिए। लाइक सम टाइम आप समझते हैं कि लाइक फीमेल को बड़ी प्रिविलेज मिलती है। यही नॉर्मली कहा जाता है, लड़के तो मैंने कहते सुना उनको है। तो एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, लड़कियों को तो एफर्ट ही नहीं करनी पड़ती। बट देयर आर मैनी पॉइंट्स कि जहाँ पे आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। आजकल जो भी कंडीशन चल रही है, अब मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस पर एम्फसाइज नहीं करूँगी, बट एवरीवन नोज, सबको आइडिया है कि क्या क्या चीज़ें एक फ़ीमेल को जब वो फील्ड में काम करती है तो उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो
आई थिंक अगर वो उस चीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए तो मेरे ख्याल में जहाँ पे 70-80% रिजल्ट्स आ रहे हैं फीमेल के काम करने के, वो आपको 100% मिलेंगे। बट हाँ, बट कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं आपके काम करने के दौरान में, जो मतलब सम टाइम आपको अब मैं क्या उसको एक्सप्लेन करूँ। बस ठीक है, वही हम समझ गए। बताती हूँ, ये बच्ची हैं इसलिए वो कह नहीं पा रही हैं। जो सेक्सुअल हरासमेंट जिसको आप किसी तरह से भी उसको कह दें, मतलब आप जो हैं किसी को गलत जेस्चर दें, किसी को गलत बात कहें, किसी को जो गलत तरीके से देखें, ये सब कुछ सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। और हमारे लिए अब तो ये शायद मेन भी फेस कर रहे हैं इस तरह की चीजें जो हैं, वो काफी फेस कर रहे हैं। नो डाउट फेस करें, मतलब आप किसी के साथ इतना हंस के भी बात करें तो आपको इस बात की टेंशन होती है कि पता नहीं वो इस चीज को किस वे में मतलब कंसीव भाई, अगर कोई आप लड़की हंस के बात कर रही है तो मतलब वो हंस के ही कर रही है, इसके हाँ, अलावा कोई मतलब इसके नहीं, अलावा हम कुछ भी क्लियर नहीं कर है, देते वो हैं। जस्ट आपको अच्छा, यहाँ पे respective मायरा है। मैं चाहूंगी कि हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम के एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे लाइव जो है, क्योंकि हमारे पास सिंगर भी है और हमारे पास पॉलिटिशियन भी है, तो हम चाहेंगे कि हम दोनों जो फ्लेवर है ना लाइव यहाँ पे, वो हम ज़रूर अपने प्रोग्राम में ऐड करें। मायरा, कोई एक लाइन जो कि आप हमारे व्यूअर के साथ शेयर करना चाहें। श्योर अभी मैं जैसे प्रोग्राम से पहले भी हम लोग जो है वो सिटिंग कर रहे थे, तो उसी की एक दो लाइन मैं आपको सुना देती हूँ, क्योंकि एक लाइन, क्योंकि हम एंडिंग में प्रॉपर आपसे सॉन्ग भी सुनने वाले हैं। श्योर श्योर रेशमा जी का सॉन्ग है, मेरा बहुत फेवरेट है। सो अखियां नू रैण दे, अखियां दे कोल कोल, चन पर देसिया बोल पावे ना बोल। वाह वाह वाह, बहुत खूब। ये हमने आपको पता है क्यों सुना है? नॉर्मली कहती है कि जो सिंगर है ना वो सिर्फ सिंगिंग कर सकते हैं विद म्यूजिक ही। मायरा माशाल्लाह, अभी हमने सेशन लगाया था प्रोग्राम से पहले, तो मैंने सोचा कि थोड़ा प्रोग्राम में भी ऐड कर लिया जाए। यहाँ पे हमारे साथ आपा जो कि पोइटेस हैं और स्पेशली जो कि लेडीज़ के लिए उन्होंने कुछ लाइन्स लिखी है, मैं चाहूँगी कि हम वो भी अपने प्रोग्राम में ऐड करें। तो जी आपा, इरशाद। जी, मैं आपको एक नज़्म सुनाती हूँ जो कि ख़वातीन के जो हैं मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने लाएगी। सुना है आज मेरा दिन मनाया जा रहा है, सुना है आज मेरा दिन मनाया जा रहा है, सुना है तुम सभी बैठे हो आकर इसलिए इस जा कि मेरा नाम लेकर खूबसूरत लफ्ज़ बोलोगे, मेरी मज़लूमियत के नित नए किस्से सुनाओगे, मेरी तस्वीर पर वादों के झूठे हार डालोगे, फिर अगले साल तक इस दिन के आने तक मुझे भूले रहोगे तुम, रविश अपनी ना बदलोगे तो फिर क्या फ़ायदा ये दिन मनाने का। चलो छोड़ो तसल्ली अब मुझे ना दो, तुम्हें कुछ याद है बोलो बताओ कौन हूँ मैं, किस लिए आंसू बहाती हूँ, मैं बेटी हूँ जो छोटे छोटे हाथों से तुम्हारा सर दबाती थी, कभी चाय का कप लेके तुम्हारे पीछे आती थी, चमकते बूट कपड़े इस्त्री आगे सजाती थी, मगर तुमने महज तालीम पाने पर हंसी मेरी अंधेरी कोठरी में दफन कर दी थी। मेरी मासूम सी ख्वाहिश बड़े भैया के संग स्कूल जाने की तुम्ही ने कत्ल कर दी थी। मैं बेटी हूँ, बहन हूँ मैं जो बाबा से तुम्हारे वास्ते सब डांट खाती थी, बचाने के लिए तुमको तुम्हारे जलते सिगरेट को हथेली से बुझाती थी, तुम्हारे शगुन के टप्पे तो मैं बचपन से गाती थी, मगर तुमने महज दौलत की खातिर, सिर्फ सोने चांदी की खातिर, ज़मीं का एक टुकड़ा मेरे हक का पाने की खातिर मुझे ज़ेरे ज़मीं गरकाब कर डाला। मुझे कहते तो मालो ज़र मैं सब दे डालती तुमको, भला क्यों कर न देती, मैं बहन थी मैं। बहुत आला। वाह। मैं बीवी हूँ जो अपने प्यार के रिश्ते फ़कत एक नाम पे भूली, तुम्हारी जुम्बिशे अबरू पे ख़ुद को तज दिया मैंने, मेरी सारी जहानत शायरी सब डिग्रियाँ मेरी तुम्हारे खौफ की दीमक से मिट्टी हो गई एक दिन, तुम्हारे घर की दीवारों में ख़ुद को खो दिया मैंने, जहाँ से मैं कभी ख़ुद को दोबारा देख ना पाई, मगर तुमने वफ़ा को बेवफ़ाई के जहर से ख़त्म कर डाला। मुझे बरती हुई अशिया के कोने में कहीं फेंका, नज़रअंदाज करके मेरे दिल को राख कर डाला। मैं तस्वीरों से झड़ती गर्द हूँ, टूटा हुआ हूँ कांच का बर्तन, मैं दीमक से शिकस्ता मेज़ हूँ, मैं बीवी हूँ, मैं हूँ माँ भी। मेरे बेटे तू मेरा कीमती सरमाया ये जान है, कोई झोंका तुझे छू ले तो आंचल में छुपाती थी, तपिश हो जो ज़माने की तुझे महफूज करती थी मेरे बेटे, तेरे कदमों तले मैं अब भी अपने हाथ रखती हूँ, तुम्हारे चार सू अपनी दुआएं साथ रखती हूँ, ज़माना कुछ भी कह ले
मैं तुम्हारी बात रखती हूँ, मगर अब क्या करूँ मैं कि मेरी आवाज़ तो लेकिन अब तुम्हें बेकार लगती है। तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई जा नहीं अब तो, मेरा नाकारा तनब बोझ है मजबूत कांधों पर। मैं हैरान हूँ कि माँ कितनी भी पुरानी हो कहीं मतरूक होती है, मगर मैं ही माँ हूँ। तो फिर बेहतर है मेरे नाम पर ये दिन नहीं रखो, नहीं वो लफ्ज़ बोलो जो निभाने गैर मुमकिन है। मेरी तस्वीर पर वादों के झूठे हार मत डालो, नहीं ताली बजाओ, मत दुखाओ और मेरा दिल। सुना है आज मेरा दिन मनाया जा रहा है। बहुत खूबसूरत, वाह वाह आपा, बहुत खूबसूरत। आज मेरे ख्याल से हमने जो लेडीज़ फर्स्ट प्रोग्राम है इसको समराइज कर दिया है आपा ने इन लाइंस में। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे है, नो डाउट। आपा मुझे नहीं पता कि मैं किन वर्ड्स में आपका शुक्रिया अदा करूं, Emotionalize. शुक्रिया। मायरा क्या वो एक फील थी गूज बम्स वाली। हाँ, no doubt. तो प्रोग्राम के एंड में अभी देखिए पता ही नहीं चला, प्रोग्राम का टाइम जो है वो एंडिंग पे आ गया। तो यहाँ पे आपा मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज आपने हमें टाइम दिया, और रियली आज मुझे भी प्रोग्राम का टाइम बहुत कम लगा। मायरा आपका बहुत शुक्रिया। पर इस शुक्रिया के साथ हम आपको यहीं पे बिठा के रखते हैं क्योंकि प्रोग्राम का एंड हम आपकी आवाज़ पे करना चाहेंगे। Sure. आप सबसे यहाँ से मैं लूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे लेडीज़ फर्स्ट की एक नई एपिसोड के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, और चलते हैं मायरा के खूबसूरत सॉन्ग की तरफ।